हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस मेथड को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आजकल एग्जाम्स में इस मेथड से भी क्वेश्चंस बनने लग गए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना हो तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। देखो, पहला क्वेश्चन तो क्या पर्पस बना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का। पहला पर्पस जानना कि क्या जरूरत पड़ी कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है कि कंपनी अपने कैश फ्लो को चेक करती है कि कहां से कंपनी के पास कैश आ रहा है और कहां कंपनी का कैश जा रहा है। वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। अब पर्पस क्या है? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें हम कंपनी की, तो उसमें हमारा अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट वो आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आ जाता है, फिर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है, और फिर हमारे पास बैलेंस शीट आती है। लेकिन इससे इन सब में से सिर्फ हमें यहां पे पता चलता है कि कंपनी के पास कितना कैश बैलेंस है। इन तीनों स्टेटमेंट में हमें यह नहीं पता चल पाता कि कंपनी के पास कहां से कैश फ्लो आ रहा है और कहां कैश फ्लो जा रहा है। अगर कंपनी अपने कैश फ्लो को सही से चेक नहीं करेगी या मेंटेन नहीं करेगी तो उससे हो क्या सकता है? लिक्विडिटी क्राइसिस आ सकते हैं। तो लिक्विडिटी क्राइसिस ना आए, उस पर्पस के लिए ही कंपनी क्या प्रिपेयर करती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। बाकी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी को बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो कि हम आगे आगे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हो गया? कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विच शोज द अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कमिंग इन एंड गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। कि कैश और कैश इक्विवेलेंट कहां कहां से आ रहे हैं एंड वेयर दे आर गोइंग। अब सर कैश एंड आपने कैश इक्विवेलेंट क्यों लिखा? देखो, कैश तो हम समझते हैं। क्या समझते हो आप कैश से? आधे बच्चे बोलेंगे कैश से समझ मतलब हमारे पास कितना कैश इन हैंड है, अगर मैं बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, राइट। और जो ज्यादा पड़े होंगे वो साथ में क्या बोलेंगे? जितना हमारे पास बैंक में पैसे पड़े हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैश। मतलब कैश में क्या आ गया? कैश कंप्राइजेस ऑफ कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या हो गए? जो कि हमारे पास बैंक में पैसे पड़े हैं जिसे हम इमीडिएटली यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा पड़ा है या बिजनेस के करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, दैट आर डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या हुआ सर? जब भी हम डिमांड करेंगे वो पैसा मिल जाएगा, है ना। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मेरे पास इस टाइम क्या कैश पड़ा होगा, तो मैं क्या देखता हूं मेरे पॉकेट में कितने पैसे पड़े हैं। फिर मेरे को याद आता है कि मेरे पास फोन भी पड़ा है, फोन से मैं कहीं पे भी डायरेक्टली यूपीआई कर सकता हूँ या स्कैन करके पेमेंट कर सकता हूँ। तो वो मेरे क्या हो गए? डिमांड डिपॉजिट हो गए जो मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हैं। ठीक है, फिर होते हैं हमारी कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स क्या हो गया? कैश इक्विवेलेंट्स हो गए हमारे वो इन्वेस्टमेंट्स जो इजिली कन्वर्ट हो जाए कैश में। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स कौन से हो गए? जो इजिली कन्वर्ट हो जाए कैश में। तो हमें चेक करना है कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सॉरी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, और उसी की स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने हर एक तीन मतलब हर एक कैश फ्लो को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। कौन कौन सी? सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या कर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करते हैं हम? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो कंपनी का मेन कोर बिजनेस होता है, जो कंपनी का मेन कोर बिजनेस होता है, उससे रिलेटेड जो भी कैश फ्लो होता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में।
कि लेट सपोज अगर मेरी एक ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो ऑब्वियस है बहुत सारा रॉ मटेरियल परचेज करूंगा, तो रॉ मटेरियल परचेज करने से कैश आउटफ्लो होगा, तो मैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाऊंगा कि रॉ मटेरियल परचेज हो रहा है इसलिए कैश आउटफ्लो हो रहा है। या जब मेरे डेटर्स पेमेंट कर रहे हैं तो कैश इनफ्लो हो रहा है, या जब मेरी सेल्स हो रही है तो कैश इनफ्लो हो रहा है। तो वो सारी आइटम्स जो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है, जो मेरे मेन कोर बिजनेस से रिलेटेड है, वो सारी एक्टिविटीज, उन सारे से जो कैश आउटफ्लो या इनफ्लो होगा वो मैं रिकॉर्ड करूंगा अंडर दी हेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब एक और चीज, फिर नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो भी फर्म इन्वेस्टमेंट करती है उससे रिलेटेड जो भी कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या करा, परचेज करी मशीनरी। अब परचेज करेंगे जब मशीनरी तो उससे होगा क्या सर, मशीन आई, हमने कैश पे किया, तो उधर क्या हुआ, कैश का आउटफ्लो हुआ। किस वजह से, परचेज ऑफ मशीनरी। तो ये कहां रिकॉर्ड होगा, हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। वहीं अगर कुछ सेल कर देंगे तो उससे कैश इनफ्लो होगा, है ना। कि अगर मैंने अपनी लैंड या एसेट्स बेचे तो उससे मेरे को कैश इनफ्लो हुआ। वो सारे कैश आउटफ्लो या इनफ्लो कहां रिकॉर्ड होंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। या मान लो कंपनी ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो उससे जो इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम आ रही है वो सारी कहां रिकॉर्ड होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। और लास्ट आता है हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या, कि कंपनी अपने फंड्स को कहां से फाइनेंस कर रही है, उससे रिलेटेड जो भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। मान लो कंपनी ने लोन लिया, तो लोन लेने से हुआ क्या, कैश इनफ्लो हुआ, तो वो लोन कहां रिकॉर्ड होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इंटरेस्ट पेमेंट करी तो कैश आउटफ्लो हुआ, तो वो कहां रिकॉर्ड होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इक्विटी शेयर्स इशू करे तो कैश इनफ्लो हुआ, वो कहां होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन क्या है कि मान लो मैंने बोला कि इंटरेस्ट पेमेंट हुई है, इंटरेस्ट पेमेंट हुई है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। छूटते ही आंसर सब लोग क्या देंगे, सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी आपने बताया, क्योंकि हमने लोन लिया होगा, फंड्स लिए होंगे, उस पर हमने इंटरेस्ट पेमेंट करी। बट द पॉइंट इज, आप सब में से किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर पहले ये बताओ इंटरेस्ट पेमेंट कर कौन रहा है। लेट सपोज मैंने बोल दिया इस बार मेरी ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग फर्म नहीं है, एक बैंक है। एक बैंक है। अब बैंक के लिए इंटरेस्ट पेमेंट करना उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। सर बैंक का तो डेली काम ही होता है फंड्स को डिपॉजिट्स लेना और लोन देना, है ना। डिपॉजिट्स लेना और लोन देना, तो वो उसकी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो उसकी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक के केस में जिसकी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो इंटरेस्ट पेमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाई जाएगी। तो ये पॉइंट को याद रखना बस। नॉर्मल बिजनेस में वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बट ऐसा बिजनेस जिसका काम ही वही है, जैसे बैंक हो गया, तो वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। समझ आ गया। तो अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब, अच्छा, सबसे पहले कैश फ्लो का हमारा फॉर्मेट। जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे हमें ये फॉर्मेट फॉलो करना है। सबसे पहले हम कैश फ्लो देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। क्या करेंगे, कैश फ्लो देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। मान लो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ वो अमाउंट आ गई। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इंक्रीज या डिक्रीज वो अमाउंट आ गई। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इंक्रीज या डिक्रीज वो अमाउंट आ गई। मतलब या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश इनफ्लो होगा पूरा साल, या फिर आउटफ्लो हुआ होगा। सेम गोज विद इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर हमारे पास नेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, मतलब इन तीनों को प्लस करके। फिर जो ओपनिंग था, देखो हुआ क्या, जो ओपनिंग में कैश बैलेंस था हमारे पास, लेट सपोज 500 रुपीज, ठीक है। फिर हमने देखा कि इस साल चेंज कितना हुआ। मैंने बोला इस साल हमारा टोटल अगर मैं नेट देखूं तो नेट इनफ्लो हुआ सर 200 रुपीज का। तो टोटल हमारे पास एंड में कितना हो जाएगा, क्लोजिंग में कितना बैलेंस हो जाएगा, 700 का कैश हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे है, हमने देख लिया कि नेट चेंज कितना हुआ इस साल, प्लस ओपनिंग में कितना था, उसके बाद वो आ जाएगा हमारे पास कि क्लोजिंग में एंड में कितना बचा होगा।
ठीक है, समझ आ गया। दिस इज द फॉर्मेट फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, एक एक करके बात करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, जो कंपनी के कोर रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज हैं, जो कंपनी का मेन बिजनेस है, उससे रिलेटेड जो भी कैश आउटफ्लो या इनफ्लो होगा, दैट विल बी कवर्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे एग्जांपल बोलूं, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स फॉर ट्रेडिंग फर्म। मान लो एक ट्रेडिंग फर्म है, ट्रेडिंग फर्म का मतलब मान लो शॉप, जिसका काम है खरीद के बेचना। एक शर्ट सेलिंग शॉप है, वो क्या कर रही है, परचेज कर रही है गुड्स और सेल कर रही है। जब परचेज करेगी दैट इज कैश का आउटफ्लो, और जब सेल करेगी तो दैट मींस कैश का इनफ्लो। उसके लिए वो क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। वहीं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी फॉर बैंक्स इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो भी हमने बात करी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जिन्होंने नॉर्मल कैश फ्लो स्टेटमेंट किया हुआ है, फर्क डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का सिर्फ हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। अभी हमने ये देखा फॉर्मेट ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। ध्यान से सुनना, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वाले एक ही मेथड है, सेम ही मेथड है। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को निकालना है उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। या तो हम डायरेक्ट मेथड से भी कैश फ्लो निकाल सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, या इनडायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, जैसा ये वर्ड है डायरेक्ट, वो कहता है डायरेक्टली देखो कितना कैश आया, मतलब सारी आइटम्स लिखो जिन जिन से कैश आया, और सारी आइटम्स लिखो जहां जहां से कैश आउटफ्लो हुआ, और नेट चेक कर लो। दैट इज डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या कहता है, इनडायरेक्ट मेथड कहता है कि हम नेट प्रॉफिट लेंगे, और नेट प्रॉफिट लेने के बाद एडजस्टमेंट्स करेंगे। एडजस्टमेंट्स फॉर एग्जांपल, जैसे अगर जो हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन, उसको हम प्लस कर देंगे, रिवर्ट बैक कर देंगे। जो नॉन कैश इनकम्स हो गई हैं उनको हम माइनस कर देंगे। तो ऐसे वो एडजस्टमेंट्स करने के लिए कहता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। आज की क्लास का टारगेट क्या है, हमारा डायरेक्ट मेथड स्टडी करना। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, हम डायरेक्टली देखेंगे कि कैश रिसीट्स कहां से आ रही हैं और कैश पेमेंट्स कहां से हो रही हैं। डायरेक्टली बुक में से देखा जाएगा, अच्छा इस ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इससे हमारा कैश इनफ्लो आया तो प्लस, आउटफ्लो हुआ तो माइनस। समझ आया। जैसे एग्जांपल कैश सेल्स हुआ, तो कैश सेल्स क्या होगा, ये हमारा इनफ्लो हुआ तो ये प्लस, कैश परचेजेस आउटफ्लो माइनस। सेम गोज विद कलेक्शन ऑफ डेटर्स और पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये एक्सपेंसेस पेड ये आउटफ्लो हुआ, टैक्स पेड आउटफ्लो हुआ, कलेक्शन फ्रॉम बिल्स एंड बिल्स पेबल एक जगह रिसीव हुआ, मतलब हमारा इनफ्लो हुआ, ये आउटफ्लो हुआ। एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ आपको डायरेक्ट मेथड का भी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर लिखा, ये क्या है हमारा इनफ्लो। जो हमारा ब्रैकेट के अंदर होता है उसका मतलब क्या होता है सर, नेगेटिव। कैश पेड टू सप्लाई मतलब आउटफ्लो, आउटफ्लो आउटफ्लो आउटफ्लो, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। बहुत सिंपल होता है हमारा डायरेक्ट मेथड एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए डायरेक्ट मेथड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ फर्म कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय अप्लाइंग डायरेक्ट मेथड। तो एक चीज और, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग के लिए कोई डिफरेंट मेथड्स नहीं है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। तो हमें सीओजीएस दे रखा है, सेल्स दे रखी है, सैलरीज दे रखी है, इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक्स, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, प्रीमियम, इंश्योरेंस पेड, ये दे रखा है। ठीक है, तो ये यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल पेपर में आया हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका। तो ये अगर हम कर पाएंगे तो हमारे से इजीली कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा कि कैसे हम इजीली डायरेक्ट मेथड को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिर्फ मैं ऑपरेटिंग की बात कर रहा हूं, तो ऑपरेटिंग की ही बनाऊंगा, तो एक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो, तो ये हमारे पास अमाउंट, ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
ठीक है, अब मैं देखूंगा कैश फ्लो कहाँ से हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। सबसे पहले इन्होंने बात करी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कितना खर्चा लगा सामान बेचने में। तो इन्होंने बोला 1,00,000 रुपीज, मतलब मेरा कैश इन आउटफ्लो कितना है, कैश आउटफ्लो कितना है 1,00,000 रुपीज, राइट। लेकिन ये इतना इजी नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ये कैश आउटफ्लो हुआ ये किसको हुआ होगा, क्रेडिटर्स को, मतलब हमने सप्लायर खरीदा है, मटेरियल खरीदा है, उससे हुआ होगा। अब जरूरी थोड़ा है कि ये 1,00,000 रुपीज हमने पेमेंट करी ही करी। इन्होंने बोला हुआ है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 1,00,000 रुपीज के, मतलब हमारा जो एक्सपेंस हुआ वो 1,00,000 रुपीज का। हमें सिर्फ चेक क्या करना है कि कैश कितना आउटफ्लो हुआ, कैश कितना आउटफ्लो हुआ, क्योंकि कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सिर्फ कैश की बात करते हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि हमने 1,00,000 की पेमेंट करी हो, कुछ को हमने अपना क्रेडिटर्स भी बनाया हो सकता है, तो उसके लिए हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें चेक करना पड़ेगा। अब मुझे चेक करना है कितनी पेमेंट करी मैंने अपने सप्लायर्स को, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना, मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। तो जो हमारा पेमेंट टू कैश पेमेंट टू सप्लायर्स है, कैश पेमेंट टू सप्लायर्स, वो कैसे आएगी। पहले मैं क्या करूंगा, जो अपनी कॉस्ट लगी उसे ऐड कर लूंगा, प्लस जो ओपनिंग अकाउंट्स पेबल है, ओपनिंग अकाउंट पेबल उसे प्लस करूंगा, और माइनस कर दूंगा क्लोजिंग अकाउंट पेबल को, क्लोजिंग अकाउंट पेबल। ठीक है सर, ऐसा क्यों किया, ध्यान से सुनना। पहले तो अकाउंट्स पेबल ढूंढ लेता हूं। ये हमारे अकाउंट्स पेबल हो गए, क्रेडिटर्स 8,000 के थे, अब 6,000, जो ओपनिंग है वो 8,000 है, क्लोजिंग है 6,000। इसका मतलब क्या है कि मैंने देखा कि पिछली बार क्रेडिटर्स थे 8,000 के, इस बार रह गए 6,000 के, तो मतलब कितने के कम हुए, ये कम हुए मतलब 2,000 मैंने पे किया होगा, राइट। तो 1,00,000 तो इस साल के हो गए, मतलब इस साल कुछ नए नहीं आए बल्कि पुराने वाले भी रिड्यूस हो गए। तो टोटल कैश आउटफ्लो कितना हो गया, 1,00,000 प्लस 8,000 माइनस 6,000। तो मतलब पेमेंट कितनी करी होगी हमने टोटल सप्लायर्स को, 1,02,000 रुपीज, 1,02,000 रुपीज, राइट। जिसको समझ नहीं आया वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसे सोच सकता है वो, कि मान लो इस साल एक्सपेंस हुआ 1,00,000 रुपीज का, पिछले साल के क्रेडिटर से 8,000, उन 8,000 को हमने पे किया होगा इस साल, तो वो भी हमारा कैश आउटफ्लो है, प्लस इस साल के 1,00,000 हो गए एक्सपेंसेस। अब इस साल के 1,00,000 में से 6,000 को हमने पे नहीं किया। दूसरा तरीका ये है सोचने, घूम फिर आके बात वही आ जाएगी कि 1,00,000 एक्सपेंस हुआ और कितना हमारा चेंज हुआ अकाउंट्स पेबल में, तो ये आ गया हमारे पास 1,02,000। तो पहली एक्टिविटी क्या आ गई, कैश आउटफ्लो हुआ आया। कैश आउटफ्लो क्या आया, पेमेंट टू सप्लायर्स या पेमेंट टू क्रेडिटर्स, सप्लायर्स या फिर क्रेडिटर्स, कितना हुआ सर, 1,02,000 रुपीज। डायरेक्टली 1,00,000 नहीं लिखना था, ठीक है ना। अब हम अगली बात कर लें। अगला बात क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट बात हो रखी है सेल्स की। सेल्स का मतलब 1,50,000, सेल्स का मतलब सर कैश इनफ्लो हुआ होगा। अब क्वेश्चन फिर अराइज होता है कि सारा इनफ्लो हुआ नहीं हुआ, ये डेटर्स क्रिएट हो गए, मतलब कुछ ने पेमेंट ही नहीं करी, वो फ्यूचर में करेंगे। तो उसके लिए भी हम यही बात करेंगे, क्या बात करेंगे सर, कि पहले सेल्स को ऐड कर देंगे। सेल्स में हम क्या करेंगे, सेल्स में हम क्या करेंगे, ओपनिंग वाला ऐड करेंगे और क्लोजिंग वाला माइनस करेंगे। तो सेल्स कितनी है, 1,50,000। अब ओपनिंग डेटर्स कितने हैं या ओपनिंग अकाउंट्स रिसीवेबल्स कितने हैं, तो हमारे पास दो हैं इस बार, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। तो ओपनिंग कितने हो जाएंगे, 18 प्लस 7,000, 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, 25,000, और क्लोजिंग कितना हो जाएंगे, 29,000, राइट। बिल्कुल ठीक, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। सेल है 1,50,000 की, 18 प्लस 7 हमारे पास हो गया 25,000, और माइनस क्लोजिंग हो गया हमारे पास 29,000।
तो 29,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 लाख, अच्छा माइनस ये हो जाएगा 4,000, 1,46,000, राइट, 1,46,000। इसको मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे पास पेमेंट आई, ये आ गया, ये आउटफ्लो था, ये इनफ्लो हुआ। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, या फिर मैं लिख सकता हूं डेटर्स। समझ आ गया या दोबारा समझाऊं? ओपनिंग थे हमारे पास ये इतने पैसे, मैंने मान लिया कि ये पेमेंट हो गई, ये हमारे ओपनिंग डेटर्स थे, तो 18,000 और 7,000 पेमेंट हो गई हमें। ये मान लो इस साल सेल्स हुई 1,50,000 की, पिछले साल की पेमेंट कितनी आई हमारे पास 18,000 प्लस 7,000, तो 25,000। अब माइनस कर देंगे क्लोजिंग जिन्होंने पेमेंट नहीं करी, तो 25 प्लस 4 29,000, तो माइनस 4,000 करेंगे तो 1,46,000। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सैलरीज दे रखी हैं। सैलरीज क्या होता है? आउटफ्लो होता है सर, आउटफ्लो हुआ है। अब जरूरी नहीं है सारी सैलरीज पे वो करें, हम चेक करेंगे, अच्छा ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। तो हमारे पास सैलरीज आउटस्टैंडिंग कितनी है सर? सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 2,000 और 3,000। तो पहले मतलब ओपनिंग कितनी थी 2,000 और क्लोजिंग कितनी है 3,000, तो इधर भी वही करेंगे, सैलरीज में क्या कर देंगे, ओपनिंग ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे क्लोजिंग। तो सैलरीज है 12,000 और लॉजिक सेम का सेम रहेगा, माइनस 2,000 और प्लस 2,000 माइनस 3,000, तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 11,000 रुपीज। तो ये आ गई पेमेंट टू एम्प्लॉयज, ये नेगेटिव आउटफ्लो होगा, पेमेंट टू एम्प्लॉयज या फिर सैलरीज लिख सकते हैं हम, पेमेंट टू एम्प्लॉयज दैट्स कम्स आउट टू बी 11,000। ये अमाउंट कहाँ गई? पेमेंट या रिसीट्स लिखते हैं, पेमेंट फ्रॉम कस्टमर ये आई थी हमारी, कितनी आई थी 1,46,000 थी, 1,40,000। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीमियम हमारा आउटफ्लो है, इस बार जल्दी से करूंगा। प्रीमियम प्रीपेड कितना है 1,000 का, और ये भी 1,000, मतलब ये सेम का सेम है, कोई चेंज नहीं आया, मतलब ये पूरा का पूरा हमने पे कर दिया। मतलब वही अगर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करूंगा तो 3,000 प्लस 1,000 माइनस 1,000, तो प्रीमियम पेड कितना आ जाएगा हमारे पास 1,000 रुपीज का। तो ये पेमेंट फॉर प्रीमियम है, पेमेंट फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हमारी कितनी है 3,000 रुपीज। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात कर लें। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसको हम कंसिडर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई हमारी सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। तो ये हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें से हम देख लेंगे 1,40,000 में से हमारा माइनस कितना होना है, 11 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा 14,000, 14 प्लस 2 16, 1,16,000 माइनस करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30,000 का इनफ्लो। नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आ जाएगा 30,000 रुपीज। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड, इजी और सिंपल एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।